So students, let's continue our discussion with the exercise 1 of binomial theorem. So हमने last video में question number 15 तक complete किया था, right? So let's start with question number 16. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? The expression 1 upon root 4x plus 1 multiplied by, तो मैं expression लिख लेता हूँ, that is 1 upon under root of 4x plus 1 in bracket 1 plus root 4x plus 1 by 2 whole to the power of 7 minus 1 minus under root of 4x plus 1 by 2 whole to the power of 7, right, is a polynomial in x of degree. So यहाँ पे इस ये बताना है कि ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा. तो सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले भी हमने किया. सो टू सिंप्लीफाई दिस हम क्या कर लेते हैं, दिस जो ये रूट ऑफ 4x प्लस 1 है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं t. सो विल से दैट लेट रूट ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू t. ठीक है, अगर इसको t अज्यूम कर लिया तो जो एक्सप्रेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाई टी, राइट, इनटू 1 प्लस t बाई 2 होल पावर 7 माइनस 1 माइनस t बाई 2 होल पावर 7, राइट. चलो अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय टी, ये तो एज इट इज रहेगा. फिर अगर मैं इस 2 को बाहर निकाल लूंगा तो इट विल कम एज 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 7, देन इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस टी होल टू द पावर ऑफ 7. तो अगर इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो दैट विल बी 7c0 प्लस 7c1 इंटू टी प्लस 7c2 इंटू टी स्क्वायर plus so on up to 7c7 into t to the power of 7. Then minus times of 1 minus t whole to the power of 7 का expansion लिखेंगे तो that will be 7c0 minus 7c1 into t plus 7c2 into t square and so on up to 7c7 into t to the power of 7. ठीक है, तो again the idea is same कि यहाँ पे भी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 7c0 कैंसिल, फिर 7c2 इंटू टी स्क्वायर 7c2 इंटू टी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये माइनस साइन है यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू टी, और यहाँ पे क्या बचेगा, दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ 7c1 इंटू t1. सो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 7c1 इंटू टी, बिकॉज ये यहाँ पे और यहाँ पे ये टर्म है, माइनस माइनस बना के प्लस करेगा तो इट विल एड अप. So this is 7c1 into t plus 7c3 into t cube, सारे ऑड टर्म्स एड अप हो जाएंगे, 7c5 into t to the power of 5 plus 7c7 into t to the power of 7. Now let's substitute back the value of t. t हमने क्या assume किया था, अंडर रूट, राइट, अंडर रूट ऑफ 4x, अंडर रूट ऑफ 4x plus 1. So सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करने से पहले इस t को अंदर लेके जाएंगे. सो ये 2 यहाँ से कैंसिल होकर 2 की पावर 6 बनाएगा, एंड दिस वुड बी 7c1 प्लस 7c3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 7c5 इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 7c7 इंटू टी टू द पावर ऑफ 6. नाउ यहाँ पे अगर हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें निकालना है पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ t होगा दैट विल गवर्न दी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अगर हम यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत भी नहीं है, इफ आई सब्स्टिट्यूट t की पावर 6 में t को अगर मैंने लिख लिया रूट 4x प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 6, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4x प्लस 1 का होल क्यूब, एंड फ्रॉम हियर आई कैन सी दैट आई विल गेट अ टर्म ऑफ 64x क्यूब, राइट. दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x which will be coming, so I can say therefore it is a polynomial of third degree, polynomial of degree 3. this should be my answer. ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, we are only concentrating on the highest power of x. ठीक है, so this was question number 16. then let's go to question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है,
the middle term in the expansion is x plus 1 by x whole to the power of 10. तो now we are supposed to find the middle term. तो middle term find out करने के लिए हम क्या देखेंगे? What is the exponent? The exponent is 10. तो अगर exponent 10 है तो there will be how many number of terms? Number of terms will be equal to 11. एक ज़्यादा term होता है in the binomial expansion, so the number of terms is equals to 11. So जो middle term होगा, middle term therefore will be equal to what? Middle term will be equal to n by 2, मतलब 10 by 2 के corresponding middle term होगा. So हमें middle term ही पूछा हुआ है. So the middle term will be corresponding to the value of r equal to मैं बोल सकता हूँ n by 2, that is 10c 10 by 2 into x to the power of 5 into 1 upon x to the power of 5. ये बेसिकली हमने r के करस्पॉन्डिंग लिख लिया. r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इक्वल टू n by 2. n by 2 के करस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग द middle term. So this is equals to 10c5, that is the middle term. So this is the answer. ठीक है. Then question number 18. Question number 18 में क्या लिखा है? The coefficient of middle term in the expansion of. तो यहाँ पे again same question है, but यहाँ पे सिर्फ coefficient पूछा हुआ है. So again the expansion is 1 plus x whole to the power of 10. So the number of terms will be 11. तो यहाँ पे middle term again कितना हो जाएगा? The middle term will be corresponding to value of r equal to n by 2, which is equals to 5. So therefore I can say that coefficient of middle term is equal to, that is 10c r, और r की वैल्यू कितनी है? 5. So 10c5. So that is the answer. ठीक है. अब 10c5 को अगर ऑप्शंस में देखोगे तो इसको ब्रेक करके मतलब इसका फॉर्मूला लगा के लिख देंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा नीचे. देन क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? इफ x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, वो x नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी, मतलब मेरे पास जो बुक है इट्स रिटन इफ x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, इट शुड बी इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, then the condition that the greatest term in the expansion of 1 plus x whole to the power of n may have the greatest coefficient also. तो हमें क्या कंडीशन फाइंड आउट करनी है? सच दैट द ग्रेटेस्ट टर्म, इसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा दैट शुड हैव द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आल्सो. नाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट टर्म, कंडीशन क्या होती है? इफ यू नो द कंडीशन फॉर आइडेंटिफाइंग द ग्रेटेस्ट टर्म, द कंडीशन इज that is n plus 1 upon 1 plus mod x. This should be, ये तो कंडीशन होती है, इस पे कंडीशन लगती है. एंड सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन द ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म सिंस n इज पॉजिटिव इंटीजर, even integer, तो greatest term will correspond to n by 2 and n by 2 plus 1. So this quantity, that is n plus 1 upon 1 plus mod x, should be greater than n by 2 and should be less than n by 2 plus 1, in fact less than equal to. ठीक है. So यहाँ से क्या मिलेगा हमें? Even if we write less than, that is also fine. तो यहाँ पे अभी हम इन दोनों इक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे. So first inequality is n by 2 less than n plus 1 upon 1 plus mod x, and the second is n plus 1 upon 1 plus x is less than n by 2 plus 1. ठीक है. mod x की जगह x लिख सकता हूँ, x is even positive integer. So यहाँ पे क्या मिलेगा? n by 2. ठीक है. x पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वी कैन राइट दिस एज 1 plus x less than n plus 1 upon n by 2, and here we can write n plus 1 upon n by 2 plus 1 less than 1 plus x. ठीक है. so यहाँ से मुझे मिलेगा x is less than n plus 1 upon n by 2 minus 1, और यहाँ से मिलेगा x is greater than n plus 1 upon n by 2 plus 1 minus 1. So let's solve this. तो यहाँ से आ जाएगा x less than n plus 1 minus n by 2 upon n by 2, and from here I'll get x is greater than n plus 1 minus n by 2 minus 1 upon n by 2 plus 1. Let's simplify this. तो यहाँ से आ जाएगा x less than n minus n by 2 is n by 2,
plus 1 upon n by 2. ठीक है, and from here I'll get x greater than n minus n by 2 again is n by 2 plus 1 minus 1 cancels n by 2 plus 1. इसमें यहाँ पे LCM ले लेंगे तो we'll get x is less than n plus 2 upon n, and from here I'll get x is greater than n upon n plus 2. So the required condition जो हमें निकालनी थी वो हम लिख सकते हैं, therefore that x should be less than, or in fact x should be greater than n upon n plus 2, and it should be less than n plus 2 upon n. So this is the answer, that is the required condition, right? Now let's go to the next question, that is question number 20. Question number 20 में क्या बोला है? The greatest coefficient in the expansion of, so the expansion is 1 plus x whole to the power of 2n plus 1, right? हमें क्या निकालना है? The greatest coefficient. फाइन, सो greatest coefficient के लिए अगर हम एक्सपोनेंट को देखें, दैट इज एक्सपांशन में 2n plus 1 है, 1 plus x की पावर 2n plus 1, सो यहाँ पे 2n plus 1 क्या होगा? 2n plus 1 will be an odd number. 2n plus 1 तो odd number होगा. So since 2n plus 1 is an odd number, so which will be the greatest coefficient? The greatest coefficient will be corresponding to n plus 1 by 2, right? There will be two middle terms, so the greatest coefficient will also corresponding to that n plus 1 by 2. मतलब मैं n plus 1 by 2 बोल रहा हूँ तो my n would be 2n plus 1. So मैं लिख लेता हूँ that 2n plus 1 is odd, right? Therefore the greatest coefficient will be equal to, that is 2n plus 1 c, and here we write n by 2. मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, if we had the expansion of 1 plus x whole to the power of n, and if n is odd, अगर n odd होता है, so the greatest coefficient will be corresponding to, greatest coefficient किसके इक्वल होता है? That is equal to nc n plus 1 by 2, right? nc n plus 1 by 2 or nc n minus 1 by 2, because n odd है तो total number of terms even होंगी, so we can say that there will be two middle terms, so corresponding to that we are writing this. तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखा हुआ है? 2n plus 1, so this should be 2n plus 1 plus 1 by 2, so this should be equal to 2n plus 1 c n plus 2, because 2n plus 2 लिखा हुआ तो ये लिख सकते हैं हम n plus 1, sorry. Now 2n plus 1 c n plus 1, ये आंसर हो जाएगा हमारा. तो if we now expand this, expand का मतलब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो this will be 2n plus 1 factorial divided by n plus 1 factorial into 2n plus 1 minus n plus 1 factorial, and that should be n factorial itself. So this is our answer. Fine. So this was just for explanation. Then ये था क्वेश्चन नंबर 20 था. This is 20. Then let's go to question number 21. Question number 21 में क्या है? The coefficient of 1 by x in the expansion of, that is 1 plus x whole to the power of n into 1 plus 1 by x whole to the power of n. इसमें हमें निकालना है इस एक्सपांशन में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1 by x. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. तो इसको लिख लिया मैंने 1 plus x whole की पावर n into x plus 1 upon x whole to the power of n. So this can be written as 1 plus x whole to the power of n plus n will be 2n divided by x to the power of n. Right? हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ 1 by x. तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये तो 1 upon x to the power of n as it is. 1 plus x whole to the power of 2n को लिखेंगे तो that should be 2nc0 plus 2nc1 into x plus 2nc2 into x square and so on. कहाँ तक जाएगा ये? लास्ट टर्म लिखेंगे, सेकंड लास्ट टर्म लिखेंगे तो दिस शुड बी 2nc
बीच में आएगा, देखो 1 0 1 2 3 अप टू 2n तक जाएगा ये बेसिकली, सो यहाँ पे एक n-1 वाला टर्म भी आएगा, राइट। देन 2nc n x टू द पावर ऑफ n, एंड फिर ये कंटिन्यू चलते जाएगा 2nc 2n इंटू x टू द पावर ऑफ 2n। ठीक है, मैंने क्यों ऐसा लिखा देखो, मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ 1/x। तो अगर 1/x क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे इस x टू द पावर ऑफ n पे ध्यान देना पड़ेगा। तब तुम देखो यहाँ पे कि अगर मैं इस 1/x टू द पावर ऑफ n को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x कहाँ क्रिएट होगा, जब ये इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखो, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल क्रिएट 1/x। तो इसका मतलब आई कैन से दैट देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2nc n-1, करेक्ट, 2nc n-1। और अगर इसको तुम NCR के फॉर्मूले से लिखोगे, सो दिस इज 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस n-1 करेंगे तो दैट शुड बी n+1 फैक्टोरियल, राइट। So only this particular multiplication of 1/x to the power of n in the bracket will give me 1/x. So this is my answer, right? So this was question number 21. Now let's go to the next question, which is question number 22. ठीक है, question number 22 says the coefficient of t to the power of 24 in the expansion of 1 plus t square whole to the power of 12 into 1 plus t to the power of 12 into 1 plus t to the power of 24। क्या चाहिए मुझे, coefficient of t to the power of 24। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों टर्म्स को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजियर टू मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। और इसमें क्या किया, 1 प्लस टी स्क्वायर होल की पावर 12 लिखा हुआ, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। सो दिस इज 12c0 प्लस 12c1 इंटू यहाँ पे x होता है तो इन दिस केस x इज टी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, फिर आएगा 12c2 इंटू x स्क्वायर होता है, सो यहाँ पे टी स्क्वायर का स्क्वायर विल बी टी टू द पावर ऑफ 4, फिर 12c3 इंटू क्यूब, तो जाएगा 6, 12c4 इंटू टी टू द पावर ऑफ 8 बिकॉज 4 टू 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, दिस इज 12c12 टी टू द पावर ऑफ टी स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 12, दैट इज टी टू द पावर ऑफ 24, राइट, फाइन। नाउ इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 प्लस टी टू द पावर ऑफ 24 प्लस टी टू द पावर ऑफ 12 एंड प्लस t to the power of 12 into t to the power of 24 is t to the power of 36। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे कि t की पावर ऑफ 24 कहाँ से क्रिएट होगा। एक तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो टर्म है जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस कांस्टेंट से तब होगा। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ t to the power of 24 दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले दिख रहा है 12c0, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है इसके साथ में, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर कब क्रिएट होगा, जब मैं इस t की पावर ऑफ 24 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 से, तो यहां से भी क्रिएट होगा, तो उसको लिख लेते हैं प्लस 12c12। ठीक है, चलो अब तुम देखो यहाँ पे कि यहाँ पे t की पावर 12 है और इस ब्रैकेट में कहीं पे तो भी बीच में होगा t की पावर 12, तो अगर मैं t की पावर 12 को यहाँ पे बीच में जहाँ पे होगा उसको लिखूं, तो इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये बीच के टर्म्स मैंने छोड़ दिए और मैं सिर्फ t की पावर ऑफ 12 पे आना चाहता हूँ, तो दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 12c6 बिकॉज t स्क्वायर है यहाँ पे, सो दिस शुड बी t टू द पावर ऑफ 12 एंड फिर कंटिन्यू। अब जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो देन इट विल क्रिएट t टू द पावर ऑफ 24, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो इसका मतलब दिस इज द कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कितना है 12c6, ये आ गया। सो अब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 12c0 इज 1, 12c12 is 1 and plus 12c6, so this is 2 plus 12c6। तो आई थिंक ऐसा ही सिमिलर ऑप्शन दिख रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जे एग्जाम का है, कभी तो भी ये जे में आ चुका है, आई थिंक बहुत साल पहले आ चुका है कभी।
Okay, so this was question number 22. Now, so question number 23 में क्या है? Question number 23 says if 1 plus x whole to the power of n is equals to c0 plus c1x, okay, that is the expansion, and हमें निकालना क्या है? Then c0 c2 plus c1 c3 plus c2 c4 and so on up to cn minus 2 into cn, right? So this is the required sum जो हमें find out करना है. तो सबसे पहले क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में वी शुड राइट द जनरल टर्म. ठीक है, सो जनरल टर्म लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, आई कैन सी दैट द जनरल टर्म विल बी, द जनरल टर्म मतलब जो हर किसी टर्म को रिप्रेजेंट कर ले. सो जनरल टर्म इज इक्वल टू दिस कैन बी, देखो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वहीं से हिंट आ जाता है, दिस शुड बी सी आर माइनस टू इंटू सी आर. ठीक है, r इक्वल टू 2 रखोगे तो देखो फर्स्ट टर्म क्रिएट हो जाएगा. r इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग दिस शुड बी 2 minus 2 0 तो c0, r इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग दिस इज c2 एंड ऑब्वियसली दिस इज n and n. सो दिस इज द जनरल टर्म. तो जो रिक्वायर्ड सम होगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, दिस रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू समेशन ऑफ nc r minus 2 into nc r where r goes from 2 to n. फाइन, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट. हम बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है. तो जब भी टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ध्यान देंगे लोअर सबस्क्रिप्ट्स पे. यहाँ पे r-2 लिखा हुआ है, यहाँ पे r लिखा हुआ है, तो क्या इनका सम कांस्टेंट है? अभी तो नहीं है. कांस्टेंट बोलने का मतलब यहाँ से r एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज r इज द वेरिएबल ओवर हियर. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस समेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, r इक्वल टू 2 and n. इसको लिख लिया मैंने nc r-2 and nc r कैन बी रिटन एज nc n-r. ठीक है, अब तुम देखोगे तो ये लोअर सबस्क्रिप्ट n-r और ये r-2, दिस इज नाउ कांस्टेंट r-2 प्लस n-r. तो प्लस r-r कैंसिल, दिस इज इक्वल टू n-2. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन कांस्टेंट हो गया तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट द एक्सपेंशन कि ये nc r-2 किस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आएगा कोएफिशिएंट और ये किस बाइनोमियल में आएगा. तो दैट इज सिंपल, क्योंकि ये n को देख के हम ये बोल सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस x होल टू द पावर ऑफ n. ठीक है, और फिर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को देख के भी मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस x होल टू द पावर ऑफ n. तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए 1 प्लस x की जगह मैं उसको लिख लेता हूँ x प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ n. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो कैसे लिखा मैंने ये, सिर्फ n को देखते हुए, क्योंकि ये r इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग nc0 nc1 nc2 इस तरह के टर्म क्रिएट करेगा. दैट इज नथिंग बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन. ये किस तरह के टर्म क्रिएट करेगा, nc n-2 nc n-3 nc n-4, वो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आ जाएगा. ठीक है, सो देखो अगर अभी इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो दैट इज nc0 प्लस nc1 into x प्लस nc2 into x square and so on up to ncn into x to the power of n. और अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा तो दैट विल बी nc0 into x to the power of n plus nc1 into x to the power of n minus 1 plus nc2 into x to the power of n minus 2 and so on up to ncn into 1. ठीक है, अब तुम देखो ये जो n-2 हमें मिला था दैट वाज द लोअर सबसेट का सम करके जो कांस्टेंट आया था n-2. तो यहाँ पे जो n-2 का जो कोएफिशिएंट होगा ना दैट विल गिव मी द आंसर रिक्वायर्ड सम. बोलने का मतलब ये n-2 का कोएफिशिएंट बोलने का मतलब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस x होल टू द पावर ऑफ 2n. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो n-2 x की पावर ऑफ n-2 का जो कोएफिशिएंट होगा ना दैट विल बी द रिक्वायर्ड सम. और तुम यहाँ से देख भी सकते हो कैसे, देखो if I multiply this nc0 with this nc2 then it will create x to the power of n-2. so this is the first term of the required sum जो मुझे find out करना है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं nc0 into nc2 तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड सम. फिर मुझे क्या चाहिए, अगर हम देखेंगे रिक्वायर्ड सम nc1 into nc3, तो nc1 और into nc3 कहाँ से क्रिएट होगा,
आई नीड टू मल्टीप्लाई nc1x into the next टर्म जो यहाँ पे आएगा x की पावर ऑफ n-3, so that will be plus nc1 into nc3, ठीक है, और x into x to the power of n-3 that will be x to the power of n-2, तो इस तरह से ये सम क्रिएट होगा. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of n-2 जो रिक्वायर्ड आंसर होगा. ठीक है, अगर हम इसको पूरी तरह से लिखे, मतलब ये तो मैंने आंसर निकालने के हिसाब से बता दिया. अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम x की पावर ऑफ n का कोएफिशिएंट भी लिख सकते थे. ठीक है, तो ये तो मैंने पहले x to the power of n-2 का लिख लिया. चलो अब इसको प्रॉपर लिख लेते हैं कि क्या क्या मिलेगा. ठीक है, इफ आई वांट टू राइट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of n, तो x to the power of n का कोएफिशिएंट कहां से आएगा? देखो ये nc0 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज nc0 स्क्वायर प्लस ये nc1x किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय x to the power of n-1, तभी x to the power of n क्रिएट होगा, और x to the power of n-1 ये सेकंड ब्रैकेट में कहाँ आएगा? ये सेकंड ब्रैकेट में आएगा ये सेकंड लास्ट टर्म nc(n-1) into x. करेक्ट? नो सॉरी, ये गड़बड़ बोल दिया मैंने, ये यहाँ होना चाहिए. ये nc1x इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल क्रिएट x to the power of n. So nc0 nc1 का स्क्वायर एंड सो ऑन. तो x to the power of n के कोएफिशिएंट ये हो जाएंगे अप टू ncn स्क्वायर. उसी तरह से तुम x to the power of n-1 का कोएफिशिएंट लिख सकते हो. x to the power of n-1 का कोएफिशिएंट लिखने जाओगे तो दैट विल बी c0 into c1. ये तरीका एक बार समझ में आ गया तो इट वुड बी इजियर टू राइट. ठीक है, तुम इससे काफी सारी चीजें ध्यान में भी ले सकते हो. एंड दिस इज c1 into c2. ठीक है, अब मैं n नहीं लिख रहा हूँ ऊपर में, दैट इज अंडरस्टूड. फिर c2 into c3 आएगा एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म देखेंगे तो दैट शुड बी cn-1 cn. और अब मैं अगर x की पावर ऑफ n-2 का कोएफिशिएंट लिखूंगा दैट वुड बी द रिक्वायर्ड सम, दैट इज c0 into c2 प्लस आएगा c1 into c3 and then will I get is c2 into c4 and so on up to cn-2 into cn. ठीक है, एंड ये सम कंटिन्यू होता जाएगा. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में टर्म लिखा हुआ है इसमें अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of n-2 लिख लूं दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमने लोअर सबसेट का सम देखा, व्हाटएवर कांस्टेंट इज कमिंग ओवर हियर n-2, उसके करस्पॉन्डिंग तुम कोएफिशिएंट निकाल लो इसके एक्सपेंशन में एंड दैट शुड बी द आंसर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of n-2 in 1 plus x whole to the power of 2n. I think वो लिखना बहुत easy है. That should be 2n c n-2, that is the coefficient of x to the power of n-2. So that is equals to 2n factorial upon n-2 factorial into ये factorial 2n minus n-2, so that should be n plus 2 factorial. So this is the answer. ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 23. तो ये तरीका समझ में आना चाहिए. आगे के क्वेश्चन में भी विल यूज दिस. चलो देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. तो इफ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 24, क्या लिखा होगा? nc0, ये सब निकालना है मुझे. nc0 minus 1/2 into nc1 plus 1/3 into nc2 माइनस चलते जाएगा समेशन प्लस -1 to the power of n into ncn upon n plus 1. ठीक है, अगेन इसमें अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ समेशन टाइप, तो जनरल टर्म लिख लेते पहले. सो द जनरल टर्म, और जनरल टर्म लिखने के लिए इस क्वेश्चन में भी लास्ट वाला टर्म दे रखा है तो इजियर टू राइट. इसको लिख सकते हैं -1 की पावर ऑफ r into ncr डिवाइडेड बाय आई थिंक ये आ जाएगा r plus 1. ठीक है, देखो r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है? nc0 r इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है? ये -1 की पावर 1 -1 आ जाएगा तो यहाँ -1 है. r इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग nc1 आ जाएगा एंड r इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये 1/2 आ जाएगा. सो इट मींस जो रिक्वायर्ड सम होगा, ठीक है, वो रिक्वायर्ड सम किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ -1 to the power of r into ncr upon r plus 1, जहां पे r goes from 0
2n। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन था। अब यहाँ पे 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, मतलब एनसीआर वाला जो सी वाला टर्म है वो एक ही है। लेकिन यहाँ पे ये जो आर वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब भी आर वेरिएबल इस समेशन वाले क्वेश्चंस में अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो तुम क्या करो, यू थिंक ऑफ दैट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। दिस कैन बी रिटर्न इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इस फॉर्मूले से क्या होगा कि ये जो आर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा था ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर में n आ गया, एंड n इज नॉट द वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं होने का मतलब क्या कि ये समेशन किस पे ऑपरेट कर रहा है, समेशन इज ऑपरेटिंग ऑन द वेरिएबल r, दैट इज व्हाई। सो दिस इज समेशन r इक्वल टू 0 to n minus 1 to the power of r, and using this formula I can write this as n plus 1 cr plus 1 upon n plus 1। ठीक है, now this n plus 1 can be taken out क्योंकि समेशन तो n plus 1 पे ऑपरेटिंग ही कर रहा है, so I'm taking that out। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, समेशन ऑफ r equal to 0 to n minus 1 to the power of r, this is n plus 1 c r plus 1। ठीक है, आई थिंक अब इसको लिखना बहुत इजी है, ये तो 1 अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और अगर इसको मैं समेशन में लिखते जाऊँ तो देखो क्या दिख रहा है तुमको, ये आर इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा एन प्लस वन सी वन, फिर आएगा माइनस, क्योंकि आर इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस विल बी माइनस एन प्लस वन सी टू, फिर आएगा प्लस आर इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एन प्लस वन, दिस इज n प्लस वन, 2 के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा 3, फिर माइनस n प्लस वन सी 4, फिर प्लस चलते जाएगा, एंड द लास्ट टर्म विल बी माइनस 1 टू द पावर ऑफ n इंटू n प्लस वन सी n प्लस वन। तो आई थिंक अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट में देख रहे हैं कि ये जो ऑड वाले है, ठीक है, n प्लस वन सी वन, n प्लस वन सी थ्री, n प्लस वन सी फोर, सॉरी n प्लस वन सी वन, n प्लस वन सी थ्री, n प्लस वन सी फाइव, ये प्लस साइन के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड सम ऑफ द इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये तो पता होगा तुमको। ठीक है, सो यूजिंग दैट आई कैन राइट दिस, सो इसको लिख लेते हैं n प्लस वन सी वन, ठीक है, प्लस n प्लस वन सी थ्री प्लस n प्लस वन सी फाइव एंड सो ऑन। ठीक है, फिर माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा n प्लस वन सी टू, फिर प्लस n प्लस वन सी फोर आएगा। ठीक है, n प्लस वन सी फोर एंड सो ऑन। अब तुम्हें पता है कि दिस समेशन इज इक्वल टू व्हाट, ये समेशन होता है इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ n, मतलब अगर nc1 nc3 nc5 इसका समेशन 2 की पावर ऑफ n माइनस वन होता है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर ऑफ n प्लस वन माइनस वन, करेक्ट। देन यहाँ पे माइनस के साथ ये तो फर्स्ट ब्रैकेट आ गया माइनस, यहाँ पे nc0 मिसिंग है, तो यहाँ पे nc0 मिसिंग है, मतलब n प्लस वन c0 मिसिंग है, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो आई कैन ऐड यहाँ पे n प्लस वन c0 एंड माइनस n प्लस वन c0 इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। अब ये n प्लस वन c0, n प्लस वन c2, n प्लस वन c4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ऑफ n प्लस वन माइनस वन एंड माइनस ये n प्लस वन c0, दिस विल बी वन। तो ये आ गया है ना। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, होपफुली सबको समझ में आता होगा कि nc1 प्लस nc2 सॉरी 3 प्लस nc5, इस तरह से ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और अगर मैं इवन भी लिखूंगा nc0 प्लस nc2 nc4 एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज 2 टू द पावर ऑफ n माइनस वन, ये दोनों। यूजिंग दिस आई हैव रिटन, तो ये जो रिक्वायर्ड सम है दैट विल बी इक्वल टू नाउ 1 अपॉन n प्लस वन इंटू, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसल, सो दिस इज 2 टू द पावर ऑफ n माइनस, यहाँ पे भी आएगा 2 टू द पावर ऑफ n एंड ये माइनस माइनस प्लस वन क्रिएट करेगा। सो अल्टीमेटली आई गेट 1 अपॉन n प्लस वन। सो 1 अपॉन n प्लस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या लिखा हुआ है, 25 says if an is equals to
summation of r equal to 0 to n 1 upon ncr, then summation of r upon ncr where r goes from 0 to n is equal to, ये निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि r अपॉन एनसीआर लिखा हुआ है। सो नाउ दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे एनसीआर वाला टर्म तो डिनोमिनेटर में आ गया, और मुझे जो दे रखा है an, वहां पे भी एनसीआर डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर में 1 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये समझ में आना चाहिए, मतलब आई कैन थिंक ऑफ दिस, ये थॉट क्रिएट हो सकता है हमारे माइंड में कि इस r को अपन लिख लेते हैं n माइनस, इसको लिख लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एनसीआर। देखो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा अभी समझ में आएगा। सो दिस समेशन देन कन्वर्ट्स टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस n तो 0, ये इसको अभी मैं माइनस साइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। सो दिस इज n अपॉन ncr देन माइनस n माइनस r अपॉन ncr, एंड देन आई कैन ब्रेक दिस समेशन, मतलब समेशन को सेपरेट कर सकता हूँ। सो दिस इज समेशन r इक्वल टू 0 to n upon ncr minus summation of r equal to 0 to n minus r upon ncr, राइट, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, यहाँ से समेशन में से n कॉमन ले लेंगे अपन। n इज नॉट बेसिकली द वेरिएबल ऑफ दिस समेशन, तो n तो बाहर आ जाएगा। देन बचेगा क्या, समेशन ऑफ 1 अपॉन ncr, एंड समेशन ऑफ 1 अपॉन ncr तो an के इक्वल होता है। सो दिस इज नथिंग बट n into an, and remaining is summation of r equal to 0 to n minus r upon ncr, ठीक है। अब तुम देखो कि ये जो रिक्वायर्ड सम था r upon ncr था, और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है these are kind of same। अगर मैं यहाँ पे r की जगह n minus r लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर r की जगह n minus r लिख दूं, सो द समेशन फॉर्म विल बी सेम ओनली, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों चीजें तो सेम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगी। सो आई कैन से दैट नाउ देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड समेशन, दैट इज r इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड समेशन लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड सम, दिस इज इक्वल टू n इंटू an। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड सम है दैट विल बी इक्वल टू n into an by 2। so this should be my answer, n into an by 2, ठीक है। this was question number 25. now let's come to question number 26. so in question number 26 what is given to me, 1 plus x whole to the power of n का एक्सपेंशन दे रखा है, दैट इज ओके, c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू cn स्क्वायर, ठीक है। सो आई थिंक अभी अगर हमने इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया था, कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है c0 स्क्वायर फिर c1 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर, राइट, यहाँ पे x टू द पावर ऑफ n का कोएफिशिएंट, ठीक है। सो दैट इज सेम, तो चलो उसको भी मैं लिख के दिखाता हूँ सो दैट एक और बार हमें समझ में आएगा। सो जो रिक्वायर्ड सम है दैट इज c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, इट इज गोइंग अप टू cn स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन सबसे पहला काम क्या होगा, जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म लिख लेंगे। तो जनरल टर्म, वैसे इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो समझ में आएगा तुम्हारे, बट मैं फिर से इसको डिस्कस कर रहा हूँ उसी तरीके से। सो जनरल टर्म इज सी आर स्क्वायर, ठीक है। और अब लिख सकते हैं हम कि जो रिक्वायर्ड सम होगा दैट विल बी r इक्वल टू 0 से लेके n तक सी आर का स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन मैंने क्या बोला था कि जब दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में दिख जाएंगे, मतलब समेशन में, ये समेशन तो है लेकिन यहाँ पे दो बाइनोमियल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो दिस इज
आर इक्वल टू 0 टू एन। सो इसको हम ब्रेक करके लिख लेते सी आर एंड सी आर। अब लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन तो कांस्टेंट नहीं है बिकॉज आर इज अपियरिंग, आर प्लस आर 2r हो जाएगा, तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक एनसीआर को मैंने लिख लिया एनसी एन माइनस आर, तो इसको एज इट इज रहने दिया, इसको मैंने लिख लिया एनसी एन माइनस आर। नाउ आई कैन सी दैट द लोअर सबस्क्रिप्ट समेशन इज कांस्टेंट, तो ये आर प्लस एन माइनस आर ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। इसका मतलब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन ढूंढना पड़ेगा रिक्वायर्ड सम के लिए, लेकिन किसके एक्सपेंशन में, एंड दैट एक्सपेंशन विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो इसके लिए मैंने लिख लिया 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन, एंड इसके करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ एन। सो नाउ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, मैंने पहले समझा दिया था क्वेश्चन नंबर 23 में। सो द रिक्वायर्ड सम विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of n in the expansion of 1 plus x whole to the power of 2n। 2n क्यों, क्योंकि ये 1 plus x and 1 plus x इनको मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ गए, सो ये आ जाएगा 1 plus x whole to the power of 2n। तो इसका कोएफिशिएंट लिख सकते हैं यहाँ पे, so that will be nothing but 2n cn, that is the coefficient of x to the power of n, so that is 2n factorial divided by n factorial and 2n minus n again n factorial. So this is my answer, that is question number 26। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिख रखा है, फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू n, ये लिखा हुआ है ncr प्लस 2 टाइम्स ऑफ ncr माइनस 1 प्लस ncr माइनस 2। अच्छा, ये जो इस तरह से लिखा रहता है ना, पता ही होगा वैसे तो nr, दिस इज नथिंग बट ncr को लिखने का तरीका होता है, ठीक है, उसी तरीके को यूज करके मैंने ये लिखा। आई थिंक ये भी प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, कभी तो भी जेई में अब भी हो जाएगी, जेई एडवांस। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 2 लिखा हुआ है ना, मुझे वो फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्वेश्चन को देख के मुझे वो फॉर्मूला याद आ गया, एंड दैट फॉर्मूला इज कि आई नो NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे R और R माइनस 1, इसको देख के मेरे दिमाग में ये चमक गया कि भाई NCR प्लस NCR माइनस 1 का फॉर्मूला यूज हो सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। सो विल यूज दिस फॉर्मूला नाउ। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए मैंने इसको लिख लिया NCR, ये 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, ठीक है। अब देखो NCR प्लस NCR माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 CR, तो लिख लिया n प्लस 1 CR, दैट इज फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। फिर इसमें भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसको अगर R बोल दूंगा तो ये R माइनस 1 ही लिखा हुआ है, सो इसमें अगर फॉर्मूला लगाना है तो दैट विल बी n प्लस 1 C, R की वैल्यू कितनी होगी, R माइनस 1, ये आ गया। अब अगेन फिर से इन दोनों टर्म्स में फॉर्मूला लगा सकते हैं, यही वाला, बस n की जगह n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में n प्लस 1 हो जाएगा, सो दिस इज n प्लस 2 CR, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस 2 CR। तो आई थिंक हाँ यही आंसर हो जाएगा अपना n प्लस 2 CR। हाँ, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन डी आ गया आंसर, ठीक है। देन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ, इफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू, वो एक्सपेंशन दे रखा है और हमें निकालना है C1 अपॉन C0 प्लस 2C2 अपॉन C1 प्लस 3C3 अपॉन C2 एंड सो ऑन अप टू NCN अपॉन CN माइनस 1, ठीक है, फाइन। तो अगेन समेशन के क्वेश्चन में मैं पहले से बताता जा रहा हूँ कि जनरल टर्म सबसे पहले लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने लिख लिया जनरल टर्म। तो जनरल टर्म किसके इक्वल है, आई कैन सी द जनरल टर्म कैन बी रिटन एज इक्वल टू C1 अपॉन C0 C2 अपॉन C1। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ये लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो जनरल टर्म बेसिकली हिंट यही से आ जाएगा CR अपॉन CR माइनस 1, ठीक है, एंड द समेशन विल गो फ्रॉम R इक्वल टू 1, और साथ में n है तो n की जगह यहाँ पे आ जाएगा R, दिस इज द जनरल टर्म। सो जो रिक्वायर्ड सम होगा, द रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू समेशन ऑफ
r into NCR upon NCR minus 1 where r goes from 1 to n. ठीक है, 1 to n. ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें? सो आई थिंक इसका सिंपल वे ये होगा सॉल्व करने का कि r इंटू एनसीआर का फॉर्मूला लगा लेते सबसे पहले, है ना, ये r को एलिमिनेट करने के लिए। जब भी r न्यूमरेटर में आए समेशन वाले क्वेश्चन में तो r इंटू एनसीआर का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, और r इंटू एनसीआर को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। देखो इस फॉर्मूले का यूज क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल r था ना वो रिमूव हो गया राइट हैंड साइड में, है ना, राइट हैंड साइड में यहाँ पे n आ गया। So using this formula, I can write this as summation of r equal to 1 to n. अब r NCR को क्या लिख सकता हूँ मैं? n into n minus 1 CR minus 1 divided by NCR minus 1. ठीक है, now n को summation के बाहर निकाल लेते हैं, so this is n times summation r equal to 1 to n. अब क्या कर देते हैं, इसको NCR के फॉर्मूले से लिख लेते हैं, so this should be n minus 1 factorial अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो दैट विल बी n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n सी आर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल एंड n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिंपल एनसीआर का फॉर्मूला यूज किया है मैंने। चलो अब ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ समेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है यहाँ पे। देखो ये n r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज रहने दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल को भी एज इट इज रहने दिया, ठीक है। इस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तो दैट कैन बी रिटन एज n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये n फैक्टोरियल बचा है अभी, तो इस n फैक्टोरियल को लिख लेते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से फिर से कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, तो बहुत सिंप्लीफाइड टर्म आ गया अपने पास, दैट इज n इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, दैट इज n माइनस आर प्लस वन अपॉन n। और इसको तो अभी अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। दिस इज n को तो बाहर निकाल लेता हूँ, ये डिनोमिनेटर वाले n को, बिकॉज अगेन दैट इज अ कांस्टेंट, तो ये n को बाहर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ n प्लस वन माइनस r, ठीक है। सो नाउ आई कैन ब्रेक द समेशन, तो ये n और n कैंसिल हो गए, सो दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n प्लस वन का समेशन माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n। अब n प्लस वन अगेन इज अ कांस्टेंट, मतलब समेशन n पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो समेशन ऑफ वन को n टाइम्स ऐड करना है, तो यहाँ जाएगा n माइनस, यहाँ समेशन ऑफ r तो पता हुआ है n इंटू n प्लस वन बाई टू, तो n इंटू n प्लस वन बाई टू को कॉमन ले लिया, तो दिस इज n इंटू n प्लस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा बाई टू, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो समेशन वाले क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, सो समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 सेज द सम i इक्वल्स टू 0 टू m 10i, अच्छा तो दिस इज गिवन टू मी कि समेशन i इक्वल टू 0 से m 10ci into 20c m minus i, this is given to me, ठीक है, where pq is equals to 0 if p is less than q is maximum when m is equals to, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस मैक्सिमम कौन सी वैल्यू ऑफ m के लिए ये मैक्सिमम होगा, ओके। तो इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि अगेन वही है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है कि समेशन में, तो इसका अगर समेशन करूंगा i प्लस m माइनस i, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू m, तो ये m तो कांस्टेंट है, राइट, m कांस्टेंट होने के कारण मतलब i नहीं आया बेसिकली यहाँ पे,
तो इसका मतलब x टू द पावर ऑफ m का कोएफिशिएंट किसके एक्सपेंशन में, ये कहां से क्रिएट होगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 10, और ये कहां से क्रिएट होगा, ये होगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 20। ध्यान रखना ये 20 है, ठीक है। इनफैक्ट 1 प्लस एक्स लिखने से अच्छा x प्लस 1 लिख लेता हूँ, x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 20, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ। तो बस इसका मतलब जो रिक्वायर्ड सम है, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ ये x to the power of m in expansion of which 1 plus x into whole power 10 into x plus 1 whole to the power of 20, that is 1 plus x whole to the power of 30। इसके एक्सपेंशन में जो x की पावर ऑफ m का कोएफिशिएंट होगा, that should be the answer and that should be 30 cm। अब हमें निकालना है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा, तो m की वैल्यू निकालनी है फॉर दिस टू बी मैक्सिमम। अब 30 cm को मैक्सिमम होने के लिए m की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, m should be 30/2, n/2 होना चाहिए, right? So I can say that for sum to be maximum, that is 30 cm आ गया सम की वैल्यू, तो सम मतलब 30 cm को मैक्सिमम होने के लिए I can say that for sum to be maximum the value of m should be equal to n/2, है ना, that is n/2 30/2, that is equals to 50। ये तुमने उसमें पढ़ा होगा ना, जब मिडिल टर्म कैलकुलेशन क्या होगा, जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी दी बेसिकली लार्जेस्ट टर्म, है ना। ये 30 cm जब मिडिल टर्म होगा इस एक्सपेंशन में, दैट विल बी दी sum, we will be giving the sum to be maximum, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 says the value of c1/2 plus c3/4 plus c5/6। तो फिर से लिख लिया c1/2 plus c3/4 plus c5/6 and so on। अगेन जनरल टर्म लिख लेते सबसे पहले, the general term of this given sum is क्या है, देखो ध्यान से c1 c3 c5 तो ऑड नंबर चल रहा है, तो अगर मैंने 1 3 5 को लिखते हुए अगर जनरल टर्म लिखा, सो दिस इज 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय, है ना, डिनोमिनेटर में तो 2 4 ये लिखा हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2r प्लस 2, है ना। 2 4 6 AP में है, तो AP का यूज करके लिख दिया जनरल टर्म, r इक्वल टू 0 से लेके n तक, सॉरी ये जनरल टर्म लिखा है समेशन में, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा सम ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रिक्वायर्ड सम है, द रिक्वायर्ड सम दैट इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n c 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 2। नाउ अगेन r डिनोमिनेटर में आ गया, जैसे r डिनोमिनेटर में आता है मैंने बोल दिया तुमको कि ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, NCR अपॉन r प्लस 1। 99.99% टाइम इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r है तो डिनोमिनेटर में r प्लस 1 है फॉर्मूले में, यहाँ पे 2r प्लस 1 है तो यहाँ पे 2r प्लस 2 लिखा हुआ है, तो यस आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सो दिस इज समेशन r इक्वल टू 0 to n, so this can be written as n plus 1 c, n plus 1 c, r plus 1 आएगा यहाँ पे, so this should be 2r plus 1 plus 1, that is 2r plus 2 divided by n plus 1, ठीक है। चलो अब अगर ये आ गया तो यहाँ से डिनोमिनेटर से r, तो यहाँ पे r की जगह n आ गया अभी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस n plus 1 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये समेशन क्या लिखा हुआ, अब इस समेशन को लिखते जाओ, सो दिस इज n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1, r को अगर 1 रखूंगा तो c4 आएगा, यस और नो, फिर आएगा n प्लस 1 c6 आएगा एंड सो ऑन। तो तुम देख सकते हो कि दिस इज सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, लेकिन c0 मिसिंग है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c2 n plus 1 c4 n plus 1 c6 एंड सो ऑन। लेकिन ये मैंने c0 एक्स्ट्रा ऐड किया तो इसको आगे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी था नहीं ना, ठीक है।
अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट इज 2 to the power of n minus 1, तो दिस इज 1 upon n plus 1 into, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर ऑफ n minus 1, तो यहाँ पे n की जगह n plus 1 आएगा, सो दिस इज 2 to the power of n plus 1 minus 1, और ये nc0 यहाँ पे है तो ये minus 1, so this is equals to 2 to the power of n minus 1 upon n plus 1, so this is the answer, ये आंसर होना चाहिए, हाँ इट मैचेस विद द गिवन आंसर, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चंस आफ्टर दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।